नमस्कार दोस्तों। कल हमने एनसीईआरटी कक्षा 6 की जो है फर्स्ट चैप्टर को कवर किया था, जिसका टॉपिक था क्या, कब, कहाँ और कैसे, जिसमें राशिदा ने जो है ये जानने की कोशिश करी थी सबसे पहले कि 1000 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले लोग जो है क्या करते थे, क्या खाते थे, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें आज के समय में उन चीज़ों के बारे में पता कैसे चल पाता है। आज जो है हमारा टॉपिक है आखेटक खाद्य संग्रह से लेकर के भोजन उत्पादन तक। सबसे पहले इसमें दिया गया है तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी में उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू करी है। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि अगर जो है रेल जो है अभी 150 साल पहले आई और बस उसके भी बाद आई है, तो लोग पहले ज़माने में क्या करते होंगे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं थी। आइए जान लेते हैं आगे क्या है इसमें। तो आरंभिक मानव, आखिर वे इधर से उधर क्यों घूमते थे। हम इस जगह पे पढ़ेंगे कि आरंभिक मानव जो था इधर उधर घूमता क्यों रहता था, उसके घूमने का क्या कारण था, वो एक जगह घर बनाकर क्यों नहीं रह सकते थे। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठे किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ये लोगों के घूमने फिरने का, एक जगह से दूसरी जगह जाना या सामान इकट्ठे करने का पीछे क्या रीज़न था। पहला कारण ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर वो एक ही जगह रहेंगे तो जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी नेचर ने उनको उपलब्ध करा रखा है, वो सारी चीज़ों को खा पी करके ख़त्म कर देंगे। इसलिए उन्हें जो है भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो उस ज़माने में इस चीज़ से ये पता लगता है कि इनका मुख्य भोजन जो है जानवरों का मांस भी उस टाइम रहा होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो हिरण वगैरह थे वो अपना चारा वगैरह ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और जो शिकारी जानवर थे वो इन जानवरों को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्यों, चूंकि मानो मुझे लगता है कि ये दोनों तरह के जानवरों को खाता होगा, तो ये उनके पीछे पीछे चल देते होंगे, तो इसीलिए इनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा। तीसरा कारण है कि यह पेड़ों और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि हर पेड़ जो है 12 मास तो फल फूल देगा नहीं, तो अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग फल फूल उगते थे। तो मानव जो है सीजन के हिसाब से, जैसे गर्मी का मौसम आया तो किसी अलग जगह पे चले गए, वहाँ पे कुछ और पेड़ पौधे खा लिए। सर्दी का आया तो किसी दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे जो फल फूल मिले उसको खा लिया। उसके अलावा जो चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी का जीवित रह पाना मुश्किल है। और कुछ तो हैं नदी झीलें ऐसी हैं कि जहाँ पे चौबीसों घंटे 12 मास पानी उपलब्ध है, लेकिन कुछ नदी झील तालाब ऐसे हुआ करते थे जो वर्षा के समय में ही जल संचित करते थे। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे केवल वर्षा के समय पानी उपलब्ध हुआ करता था, बाकी गर्मियों में सूख जाती थी, तो उनको मजबूरन वहाँ से उठ करके दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि पानी की उपलब्धता वहाँ पे नहीं हो पाती थी। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो आरंभिक मानव था, शुरुआती मनुष्य था, उसकी जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये दो औजार है, जिनमें से एक से ये हाथ से जो है खुदाई का काम कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे ये बना रखा है इन्होंने, फावड़े जैसा बना रखा है। फावड़ा तो नहीं कह सकते, पर हाँ ये नुकीला पत्थर है जिससे खुदाई हो रही है। और दूसरा, इसके जो दाहिने हाथ साइड है, आप ये देख सकते हो कि ये चमड़ा सिल रहे हैं यहाँ पे भाई साहब।
तो ये आप इसको कह सकते हो कि उस टाइम पे पत्थर की सुई थी जिससे ये सिलाई का काम करते थे। तो यहाँ पे लिखा गया है इसके बारे में, आज ये पढ़ लेते हैं इसको भी एक बार। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान ने खाने के योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। रह रहने की जगह निर्धारित करना, आइए इस टॉपिक को भी देख लेते हैं कि रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे वो लोग। तो मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरातल पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानों को चिन्हित किया गया है। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो है आखेटक और खाद्य संग्राहक रहते थे। एक तो बुर्जहोम, मेहरगढ़, भीमबेटका, देन उसके बाद महागढ़ा, कोल्डिहवा, चिरांद। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इनाम गांव, ये रहा, ये इनाम गांव जो है, इनाम गांव सबसे प्राचीन गांव है। और देख हुंगसी, कुरनूल की गुफाएं, एंड जो है ये बाकी सारी चीज़ें सभी इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ से निशान बना रखे हैं, संकेत बना रखे हैं। आरंभिक गांव जो है सबसे पहला जो है इनाम गांव माना जाता है, सबसे आरंभिक गांव। और बाकी आप देख सकते हो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये जो है आज के आधुनिक नगर हैं ये सब, ये तो आधुनिक नगर हैं। महापाषाण पुरास्थल जो है हरे रंग से दर्शाया गया है, तो ये देख सकते हो, या ब्रह्मगिरी है, देख आदित्य चंदलूर है, ये ब्रह्मपाषाण काल है, महापाषाण काल है। ठीक है जी, तो आइए आगे देख लेते हैं क्या क्या है। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, एक कारण ये भी है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक गुफा है पत्थर की ही बनी हुई। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हीं को वहीं छोड़ देते थे। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अलग अध्याय में बताया जाएगा। अब अगला टॉपिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा को ढूंढो। हमने ऊपर यहाँ पे देखा था अभी कुरनूल की गुफाएं जो थी, तो ये जो त्रिकोण में बना हुआ है यहाँ पे, ये कुरनूल की गुफाएं हैं, तो इसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा को ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है राख है तो आग भी जलाई होगी मानवों ने। तो इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, इसको बारे में आपको पता ही होगा किस लिए करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उपयोग तो है खाना बनाने के लिए। दूसरा है कि जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पे लोग आग भी जलाते होंगे, सेकने के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे। तीसरा है कि जो ऐसे स्थान है जहाँ पे रोशनी का कोई दूसरा साधन नहीं है तो लोग आग जलाते होंगे रोशनी के लिए भी। तो कई सारे और भी कारण हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पे, ये एक जो है हाईलाइटेड पार्ट है तो इम्पॉर्टेंट होगा ज़रूर, नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसे बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों यानी पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान को माना गया, यानी 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल तक का। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 पहले से लेकर साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। नवपाषाण का क्या मतलब होगा, तो हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अलग अलग अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उनके नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसके क्या नाम रहे होंगे। अब अगला टॉपिक जो आ रहा है यह है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे।
इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो अब अगला जो टॉपिक आ रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार हो जाते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्तों का जंगली पूर्वज था। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो सबसे पहले हमने जानवर जो है पालतू बनाया था वो कुत्तों का जो है पूर्वज था, यानी कुत्तों की प्रजाति का जो है कोई जानवर रहा होगा। सबसे पहले जिस जानवर को हमने पालतू बनाया था वो था कुत्तों का पूर्वज, यहाँ पे लिखा हुआ है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे होंगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए होंगे। अब यहाँ पे शुरू हो रही है बसने की प्रक्रिया, तो आगे देख लेते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि वे इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधा उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल को पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी होगी। तो जो है बीज का भंडार भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इस बार कटाई कर ली और सारा खा पी कर ख़त्म कर दिया तो अगली बार बोने के लिए हमें दोबारा बीज भी तो चाहिए होंगे। तो लोगों ने जो है भंडारण के बारे में सोचना शुरू किया होगा। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। तो अब जब अगला टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो जो जानवर है वो चलता फिरता खाद्य का स्रोत है ही, सीधी सी बात है। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ में उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है आप इसके बारे में बता सकते हैं। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है ये भी बता सकते हैं आप। अगला टॉपिक है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 13 देखें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाते हैं जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है। तो पेज नंबर 13 पे देख लेते हैं एक बार। पेज नंबर 13 पे तो इन्होंने यहाँ पे कोई दिया ही नहीं है। पेज नंबर 13 पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो इन्होंने बोला है मैप देखें। खैर छोड़िए इसको, मेरे ख्याल से नहीं है तो छोड़ो। तो मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 पर देखो, इस पे कई जो है 13 मानचित्र 2 इन्होंने बताया था ना, मेरे ख्याल से ये रहा। ठीक है। इसी के बारे में बात कर रहे थे ये लोग। ठीक है, क्योंकि पेज नंबर तो हमारे हिसाब से कुछ और ही आ रहा था, अभी ठीक आ गया ये। तो क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? तो इसमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों ने शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के बारे में साक्ष्य मिले हैं। तो नीले वर्ग जो हैं यहाँ पे एक बार, क्योंकि हम देखते चलेंगे तो अभी चीज़ों को याद रखना आसान रहेगा, नहीं तो बाद में ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये नीले वर्ग जो है ये हल्लूर है, एंड देन पेरमपल्ली है, उसके बाद जो है आप देख सकते हो महागढ़ा है, कुलडीहवा है, चिरांद है और
मेहरगढ़ है और उसके बाद जो है दौजली हेडिंग है, ठीक है, और बुरशोम है। इन्हीं जो है जगहों की बात हो रही है उस पेज पर। तो आइए पढ़ लेते हैं क्या हो रहा है। तो तुम्हें नीले वर्ग जो दिखाई दे रहे हैं उन जगहों को दिखाता है जहाँ पे कृषि और पशुपालकों के साक्ष्य मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण में भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है कश्मीर में है। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। गड्ढा बनाया, उसके नीचे घर बना लिया और उसको गर्तवास बोलते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। ये आपको बना के देखना है कैसे बनेगा, जिसमें सीढ़ी भी हो अंदर बाहर आने जाने के लिए और नीचे ज़मीन में गड्ढा करके बनाया गया हो। बहुत सारी जगहों से पत्थर और औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वो वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आज भी हमारे जो घर हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में, ओखली और मूसल का प्रयोग किया ही जाता है। तो उसी तरह प्राचीन प्रस्तयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो नवपाषाण युग के कुछ उपकरण यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनका उपयोग उन दिनों किया जाता होगा। तो ये उस समय का, मेरे ख्याल से जब ये डिस्कवर किया गया होगा, जब बनाया गया होगा, आदि मानवों ने जब भी बनाया होगा, तो उनके लिए उस समय की बहुत बड़ी खोज रही होगी एक। ठीक है। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज जब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? ये भी सोचने वाली बात है। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने औजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। हजारों साल में जो है लोगों ने धीरे धीरे खेती करना शुरू कर दिया, पशुपालन अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। आइए देख लेते हैं मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु कैसे थी। तो मानचित्र 2 में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे मेहरगढ़ उसी पेज पे था। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते जो है बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों का तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली है। तो ये मेहरगढ़ का चित्र जो है, घर का वहाँ का चित्र दिखाया गया है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि अलग अलग 4 कमरे बने हुए हैं। ये दरवाजे हैं जो कि बाहर की ओर खुलते होंगे मेरे ख्याल से। तो मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था और मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो आप देख सकते हो, ये मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है। आप इसमें देख सकते हैं ये आदमी जो है दफनाया गया है यहाँ पे,
और ये एक बकरी को दफना दिया गया है। एक नहीं, दो दो हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप, है ना। तो क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? बिल्कुल सामने ही दिख रहा है। अन्यत्र फ्रांस में गुफा की में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग मान के चले तो 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रैंडियर, बारहसिंगा और सूअरों के गहरे चमकीले चित्र रंगों से चित्रित किया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सांड जैसा कोई जानवर दिख रहा है। सांड ही होगा, रेंडियर तो नहीं हो सकता है ये। बाइसन भी हो सकता है, पर देख लीजिए आप एक बार। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। सही भी हो सकती है बात। तो उसके बाद एक एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की को ढूंढे। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर लाया करते थे। तो आज ये अब ये जो है ख़त्म हो गया। हमने इसमें पढ़ा कि क्या लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और क्या जाते भी थे या नहीं जाते थे, क्योंकि तुषार रेल में यात्रा कर रहा है। और उसके चाचा कहते हैं कि जो रेलगाड़ी है ये तो लगभग अभी 100-150 साल पहले ही आई है, और बस तो और भी उसके बाद आई है। तो अब तुषार के मन में ये सवाल उठता है कि क्या इससे पहले लोग यात्रा करते थे या नहीं करते थे। तो हमने देखा कि लोग शिकार के लिए, जीने खाने के लिए, पानी की तलाश में यात्रा करा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन वो बहुत स्लो यात्रा रहती होगी। आगे आज कुछ उपयोगी शब्दों को भी देख लेते हैं जो हमने देखा। आखेटक या खाद्य संग्राहक क्या होता है, पुरास्थल क्या होता है, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, महापाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, कब्र क्या होती है, आपने इधर देख ही लिया होगा कि कब्र में किस तरह से दफनाया गया होगा था। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगी, वो ये मैप है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अक्सर जो है यूपीएससी या किसी भी जो है गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो सबसे जो आरंभिक गांव था, इनाम गांव था, याद रखना है। पूरा पाषाणिक पुरास्थल हुंक्सी, कुरनूल, भीमबेटका आदि हैं। या फिर जो है अगर आप नवपाषाणिक पुरास्थल देखें तो हल्लूर है, पय्यमपल्ली है, मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, कोल्डिहवा है, मागड़ा है, चिरांद है। तो ये चीज़ें जो है ये मैप सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें जो आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं कि सबसे पहले कौन से जानवर को इंसानों ने पालतू बनाया होगा, या नवपाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण जो है इनका कैसे कैसे जो है विभाजन हुआ है, नाम और तिथियां, जो ये वाला टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको एक बार, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो अच्छा है, नहीं तो आप इसका पीडीएफ जो है एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ते पढ़ते देखिए ऐसा कीजिए, वीडियो को कान में लगा करके सुने, और किताब में चीज़ों को आप जो है उंगली रख करके एक एक लाइन को पढ़ते चलें। इससे आप न सिर्फ सुनेंगे, बल्कि इसमें आपकी 3 इंद्रियां काम करेंगी। एक तो आप मुंह से मन ही मन बोल रहे होंगे, दूसरा आपका कान जो है मेरी आवाज़ सुन रहा होगा एक एक लाइन को, तीसरी आपकी आंखें जो है किताब पे देख रही होंगी। या तो आप जो ये पीडीएफ है इसी में भी आप देख सकते हो, वीडियो में भी आपको दिख रहा है, बट लेकिन देखें भी और खुद ही पढ़ते भी चलें, न सिर्फ सुनते हुए चलें। तो इससे आपका जो है कि तीनों इंद्रियां काम करेंगी, तो आपको जो है पकड़ मजबूत होगी और चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।